Good morning, everyone. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my YouTube channel ACCA E-Classroom. We are covering the topical series of financial accounting. Today, our topic is qualitative characteristics of accounting information. देखिए, अगर मैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा तो ये वो ट्रेड्स हैं जिनके होने की वजह से यूजर की नज़र में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू ऐड हो जाती है। यानी ये आपके पास बेसिकली वैल्यू एडिशन फीचर्स हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तमाम एट्रीब्यूट्स, ये तमाम ट्रेड्स, ये तमाम क्वालिटीज होंगी, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो इनके होने की वजह से यूजर की नज़र में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या कहते हैं बेटा? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, रेलिवेंस। देखिए, रेलिवेंस का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इंफॉर्मेशन में ये पोटेंशियल है कि वो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो हम कहेंगे इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? रेलिवेंट है। बात को जरा समझिएगा। सपोज करें एक बिजनेस है एबीसी लिमिटेड, उसके दो डिवीजन है, एक डिवीजन ए और एक डिवीजन बी। डिवीजन ए प्रॉफिटेबल है और डिवीजन बी लॉस में है। सपोज करें एबीसी लिमिटेड ने डिसाइड किया कि हम डिवीजन ए को जो है ना वो आपके पास सेल कर देते हैं। ठीक है, हम डिवीजन ए को क्या कर देते हैं बेटा? सेल कर देते हैं। हमने कहा ठीक है, एक बायर था, हमने कहा सेल कर देते हैं। अगर मैं ये इंफॉर्मेशन अपने यूजर को कम्युनिकेट ना करूं या कम्युनिकेट कर दूं तो दोनों की वजह से यूजर के डिसीजन पे क्या पड़ेगा बेटा? फर्क पड़ेगा। सर क्या फर्क पड़ेगा? सर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। जब मुझे पता लगेगा बीइंग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कि कंपनी डिवीजन ए बेच रही है, हो सकता है मेरा आपके पास इन्वेस्टमेंट का पर्पज ही खत्म हो जाए। मैं बोलूंगा अब मुझे इस कंपनी के शेयर मजीद नहीं रखने, मैं इस कंपनी के शेयर क्या कर रहा हूं बेटा? सेल कर रहा हूं। नाउ सपोज एक नया इन्वेस्टर है जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता ड्यू टू डिवीजन ए। जब उसको ये बात कम्युनिकेट होगी कि यार कंपनी ए डिवीजन ए को सेल कर रही है, तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इंफॉर्मेशन को बताने या ना बताने से या इंक्लूड ना करने की वजह से यूजर के डिसीजन पे फर्क पड़ रहा है। तो इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? रेलेवेंट है। हमेशा जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी वही रेलेवेंट होगी। इमटेरियल इंफॉर्मेशन की वजह से यूजर का डिसीजन कोई चेंज नहीं होता। सर क्या कहना चाहते हैं इमटेरियल? सर मटीरियलिटी एक थ्रेशोल्ड का नाम है, एक थ्रेशोल्ड का नाम है जिससे नीचे चीजें रेलेवेंट है और जिससे ऊपर चीजें रेलेवेंट है। एग्जाम्पल समझें। सर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, ठीक है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, मैं गलती से आपके पास और मेरे आपके पास जो रेवेन्यू है वो आपके पास सपोज $20 मिलियन है, $20 मिलियन है। अगर मैं गलती से एक ₹6 की सेल को इंक्लूड करना भूल गया, एक $6 की सेल को इंक्लूड करना भूल गया, तो उससे यूजर के डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना छोटा सा अमाउंट है, चाहे वो आपके पास मैं 20 मिलियन $6 लिख दूं या 20 मिलियन लिखूं, बात ऑलमोस्ट एक ही है। क्यों? इतने छोटे के से अमाउंट से यूजर के डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ रहा। एक और बात याद रखिएगा, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में दो वैल्यूज होनी चाहिए, प्रिडिक्टिव वैल्यू और कंफर्मेटरी वैल्यू। यानी उसकी मदद से मैं आपके पास को कंफर्म कर सकूं और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकूं। जब हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो हम आपके पास पाकिस्तान के अंदर भी फॉर एग्जांपल हम आपके पास उसका कुछ पास्ट ट्रेंड दिखाते हैं, उसकी पास्ट ईयर की सेल्स दिखाते हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिखाते हैं, पास्ट ईयर के रेशियोज दिखाते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि आपके पास कंपनी जो है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, वो भी कंफर्म हो जाए। साथ साथ हम ये भी दिखाते हैं कि यार अगर कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ रेट क्या है, फ्यूचर में आपके पास डायरेक्टर्स की प्रिडिक्शन क्या है, कंपनी के कौन कौन सा डिवीजन ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इसके अंदर आपके पास कंफर्मेटरी वैल्यूज भी होती हैं।
पास्ट का कंफर्म हो रहा हो और फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते हो, दैट इज रेलिवेंस। फेथफुल प्रेजेंटेशन, फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना जैसे वो रियल में है, उसमें कोई मनूवरिंग ना हो, उसको कोई आपने विंडो ड्रेस ना किया हो। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं इसको समझाने के लिए एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूंगा, व्हाट इज फेथफुल प्रेजेंटेशन और व्हाट इज नॉट फेथफुल प्रेजेंटेशन। सर मैंने अपने मोबाइल से अपनी एक जो है पिक ली, ठीक है, मैंने अपने मोबाइल से अपनी एक पिक ली, जैसी पिक आई उसको वैसे ही पोस्ट कर दिया, दैट इज फेथफुल प्रेजेंटेशन। और सर अगर मैंने उससे फिल्टर लगा दिया, अपने कलर को जरा गोरा करके साफ करके बहुत ज्यादा आपके पास रेडनेस लगा दी, तो दैट इज नॉट फेथफुल प्रेजेंटेशन। अब सर इसको बिजनेस की सेंस में समझे, व्हाट इज फेथफुल प्रेजेंटेशन? सर फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो। इंफॉर्मेशन क्या हो बेटा? कंप्लीट हो। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कभी भी फेथफुल नहीं हो सकती। इट शुड बी न्यूट्रल, इट शुड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या? आपके पास उसमें सब्जेक्टिविटी ना हो, उसमें बहुत ज्यादा एस्टिमेशन ना हो। हम 100% तो आपके पास एस्टिमेशन को खत्म नहीं कर सकते, यानी इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर जानिब टिल्टेड ना हो, किसी पर्टिकुलर जानिब आपके पास टिल्टेड ना हो, उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट क्या हो? कम से कम हो। थर्ड, फ्री फ्रॉम एरर, उसमें एरर्स ना हो। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर है तो दैट इज नॉट फेथफुल प्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो फेथफुल का मतलब इंफॉर्मेशन जैसी है उसको वैसा प्रेजेंट किया जाए, उस कंप्लीट हो, अनबायस्ड हो और फ्री फ्रॉम एरर हो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइमलीनेस। आपको पता है इंफॉर्मेशन का टाइमलीनेस होने का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल एट द टाइम व्हेन द डिसीजन इज टू बी मेड। सर जब मुझे डिसीजन लेना है उस वक्त वो इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। सर क्या मतलब है? जब कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं तो हर कंट्रीज के अंदर एक टाइम पीरियड होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर जून का बना रहे हो तो फॉर एग्जांपल आप उसको सितंबर तक सबमिट कर दो यूजर के लिए। सर क्यों? सर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं 2 साल बाद इंफॉर्मेशन को शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करूं? बेटा फर्क पड़ेगा। आप आज की इंफॉर्मेशन 2 साल बाद प्रेजेंट करोगे तो यूजर आपके पास आउटडेटेड इंफॉर्मेशन पे अपना डिसीजन ले रहा होगा, जो कि ठीक नहीं है। हो सकता है 2 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस क्या से क्या हो गई हो, बीच में आपके पास कोई कोविड आ गया तो आपके पास कितना क्या फर्क पड़ गया, रेवेन्यू पहले क्या थे, प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी, ग्रोथ पर्सपेक्ट क्या थे, अब वो तमाम चीजें आपके पास चेंज हो गई, पूरे डायनेमिक से क्या हो गए, वर्ल्ड हैज चेंज अपसाइड डाउन। तो टाइमलीनेस का मतलब है जिस वक्त इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, जिस वक्त डिसीजन लेना हो उस वक्त इंफॉर्मेशन मौजूद हो। देयर इज अ डिफरेंस टू बी नाउ एंड देन। ठीक है, बात को जरा समझिएगा। तो टाइमलीनेस का मतलब आउटडेटेड इंफॉर्मेशन ना हो, अप टू डेट इंफॉर्मेशन हो, जिसकी बेस पे हम अपना डिसीजन ले सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी। सर अंडरस्टैंडेबिलिटी का ताल्लुक आपके पास क्या है? इंफॉर्मेशन इस मैनर में प्रेजेंट की जाए कि कोई भी बंदा जिसको बिजनेस की रीजनेबल नॉलेज हो उसको समझ सके, यानी उसके अंदर यूजर फ्रेंडलीनेस हो। उसके अंदर क्या हो बेटा? यूजर फ्रेंडलीनेस हो। हमने कि क्या मतलब है सर? अंडरस्टैंडेबिलिटी का और आसान मतलब कर दें। सर अगर मैं आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्डिंग यूज़ करूंगा तो यूज़र के लिए उस बात को समझना मुश्किल हो जाएगा। सर लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंडरस्टैंडेबिलिटी को किस तरह बढ़ाते हैं मैं बताता हूँ। सर मैंने 5 कंपोनेंट बना दिए उसमें से 4 कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, और जो 5वां कंपोनेंट होता है नोट्स टू द अकाउंट्स, वो बेसिकली अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ा रहा होता है। सर किस तरह? उसमें हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर की डिटेल होती है, ब्रेकअप्स होते हैं,
एक्सप्लेनेशंस होती हैं, तो उससे यूजर की अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, इंप्रूव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इन्वेंट्री लिखा है तो बताऊंगा इन्वेंट्री को मैंने किस बेसिस पे वैल्यू किया है। मैंने कॉस्ट पे वैल्यू किया है, ठीक है, एनआरवी पे वैल्यू किया है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरीफाइबिलिटी। बेटा वेरीफाइबिलिटी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइबल विद अवेलेबल सपोर्ट। सर अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बुक्स में 5 लाख रुपए की मशीन है, तो मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, कोई इनवाइस भी होनी चाहिए मेरी कंपनी के नाम पे, जिससे ये प्रूव हो रहा हो कि वाकई मैंने ये 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का अवेलेबल सपोर्ट से वेरीफाई होना जरूरी है। कंपैरेबिलिटी। सर कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या है, बेटा कंपैरेबिलिटी का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर कर सकें विद द प्रीवियस पीरियड्स एज वेल एज विद द अदर बिजनेस। सर क्या मतलब है, देखो जब तुम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो तुम ये चेक करना कि हम आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर 2025 की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो साथ में 2024 भी लिखेंगे, क्यों, ताकि यूजर कंपेयर कर सके, अच्छा 24 में आपके पास हमारी इन्वेंट्री इतनी थी, 25 में इन्वेंट्री लेवल इतना हो गया, अच्छा 24 में हमारे नॉन करंट एसेट इतने थे, 25 में इतना हो गया। तो कंपेरेबिलिटी के लिए हम हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा लास्ट ईयर सेल इतनी थी, इस साल इतनी हो गई, तो यूजर को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, ठीक है। यूजर आपके पास को भी जज कर पा रहे हैं और फ्यूचर के बारे में भी थोड़ी सी प्रोडिक्शन फॉर्म कर पा रहे हैं। दूसरी बात, कंपेरेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हमारी पॉलिसी सेम हो। अगर कोई बिजनेस बार बार आपके पास पॉलिसी चेंज करेगा, एक दफा एसेट को कॉस्ट पे वैल्यू कर दिया, एक दफा मार्केट वैल्यू पे, तो कंपेरेबल नहीं होगा, क्यों, लाइक विद लाइक कंपैरिजन होता है। दूसरी बात, एक और बात ऐड करूंगा, आई होप इट मेक सेंस। कंपेरेबल होने के लिए इंफॉर्मेशन के जो टेम्पलेट्स हों वो भी सेम होने चाहिए। अगर एक कंपनी आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, एक अलग फॉर्मेट यूज कर रही है, और कंपनी बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, उसके फॉर्मेट अलग है, तो फिर आप कंपेयर नहीं कर सकोगे। कंपैरिजन होने के लिए दोनों के फॉर्मेट्स, दोनों के टेम्पलेट्स होना जरूरी है। इसीलिए हमारे पास जो IS1 था, तो उसके अंदर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के फॉर्मेट्स भी गिवन है। इंटरनल यूजर का फॉर्मेट एक अलग दिया हुआ है, एक्सटर्नल यूजर का एक अलग फॉर्मेट दिया है, ताकि दो बिजनेस जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है वो दोनों की बिजनेस को कंपेयर कर सके। तो सेम कंपनी हो तो पॉलिसी सेम हो, और अगर डिफरेंट कंपनी हो तो कम से कम आपके पास फॉर्मेट्स और टेम्पलेट्स क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए एटलीस्ट। पॉलिसी भी सेम हो तो वेल एंड गुड हो जाए। थैंक यू सो मच, आई होप इट मेक सेंस टू यू।